नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात, आरक्षण संशोधन विधेयक की नया पेच आ गया है। राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़े 10 बिंदुओं पर सरकार से जानकारी मांगी है। राजभवन ने पूछा है कि क्या आरक्षण विधेयक पारित होने से पहले SC/ST को लेकर क्वांटिफाइबल डाटा तैयार किया गया है। राजभवन ने आरक्षण को 50% से ज्यादा किए जाने के लिए विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों का विवरण, इसे ऐसे समझिए कि अगर 50% से ऊपर आप करते हैं तो उसमें परिस्थितियों का हवाला देना होता है और वो डाटा के जरिए दिया जाता है। हवा हवाई जैसे नेता बयान देते हैं वैसा नहीं होता है। उसी के बारे में पूछ रही है राज्यपाल। 58% आरक्षण रद्द किए जाने के उच्च न्यायालय के निर्णय के 2.5 महीने बाद आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने के संबंध में कोई विशेष डाटा अगर इकट्ठा किया गया हो तो इसकी भी जानकारी मांगी गई है। SC/ST के व्यक्ति किस तरह से राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसका भी डाटा मांगा गया है। SC/ST के पिछड़ापन जानने के लिए क्या सरकार ने कोई कमेटी, कोई आयोग बनाया है? विधेयक में EWS का उल्लेख नहीं होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। और ये जो तमाम नाराजगियां उनकी हैं, जो तमाम बिंदु राज्यपाल की तरफ से उठाए गए हैं, ये टाइम टेकन है, वक्त लेने वाले बिंदु। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ममता, लग ही रहा था इस तरह से कुछ पेच आरक्षण संशोधन विधेयक में आएगा। आखिरकार वही हुआ। राज्यपाल जिन 10 बिंदुओं का जिक्र कर रही है वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ममता। चलिए, ममता से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और ये मामला राजभवन में मामला अटक गया है, पेंच फंस गया है। दरअसल जानकारी मांगी गई है, राजभवन की तरफ से जानकारी मांगी गई है किन परिस्थितियों में ये 50 से बढ़ाकर 76% तक पहुंचाया जा रहा है। 58% वैसे ही आरक्षण रद्द हो चुका था, उसके बाद 76% इसे कर दिया गया है। अगर आपने किसी वर्ग विशेष को फायदा देने के लिए किया है तो क्या उसका कोई डाटा है आपके पास? कितना वो वर्ग है, उसका प्रतिनिधित्व कितना है? तो 10 सवाल अब पूछे गए हैं। तो राजभवन की तरफ से अब सवाल पूछे गए हैं। अब माना यह जा रहा है कि ये तो पेच फंस गया। इससे पहले भी आपको याद होगा महाराष्ट्र का मामला था, 50% से ज्यादा लिमिट गई, उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया। तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, यहां 50% से ज्यादा है। सीमा के परीक्षण करने संबंधी याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में लंबित है। तो राज्यपाल पूछ रही हैं 10 पॉइंट्स में कि क्या कोई डाटा ऐसा है, क्योंकि यह मामला भी अगर अदालत जाता है तब क्या होगा। 58 पर ही पेच फंसा था, इसे बढ़ाकर 76 कर दिया गया है। एक और बात कि 76% हो जाने के बाद पूरे देश में तमिलनाडु का संभवतया 59% के आसपास है, 69% के आसपास है। और इस विधेयक के जरिए अब सबसे ज्यादा परसेंटेज 76% हो जाता है छत्तीसगढ़ में। राज्यपाल इसी से जुड़े सवाल पूछ रही हैं। सहयोगी ममता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रही हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। ममता, राजभवन की तरफ से पेच फंसाया गया, जो पेच फंसाया गया वो बहुत टाइम टेकिंग है ममता।
बिल्कुल देखिए, और राज्यपाल ने 10 बिंदुओं पर जवाब मांगे हैं। उन जो जवाब मांगे हैं उसमें ये पहला सवाल तो ये है कि क्या जो है वो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट जो है वो क्या है, और आरक्षण की को जो 58% से बढ़कर जो 76% करने का आधार जो है वो क्या है। इन बिंदुओं पर राजभवन से जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो आरक्षण विधेयक पारित किया गया है उसके पहले क्या SC/ST को लेकर क्वांटिफाइबल डाटा तैयार किया गया था। आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक करने के लिए विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों का विवरण जो है वो उपलब्ध कराए राज्य सरकार। 58% आरक्षण जब रद्द किए जाने के उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 2.5 महीने के बाद क्या आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने के संबंध में कोई विशेष डाटा संकलित किया यानी कि ये राज्य भवन ने राज्य सरकार से पूछा है। साथ ही ये भी पूछा है कि राज्य सेवाओं में SC/ST का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। राज्य की सेवाओं में SC/ST के लोग चयनित नहीं हो पाते, पद खाली रह जाते हैं। ऐसे में जो इस वर्ग के जो व्यक्ति हैं किस राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं इसका डाटा प्रस्तुत किया जाए। SC/ST का पिछड़ापन जानने के लिए क्या सरकार ने कोई कमेटी बनाई है। मंत्रिपरिषद के सामने आरक्षण संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते समय जिस क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के गठन का उल्लेख है उस आयोग की रिपोर्ट को राजभवन भेजा जाए। आरक्षण संशोधन विधेयक पर विधि विधायी कार्य विभाग का विधिमत प्रस्तुत किया जाए। विधेयक EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का उल्लेख नहीं है। ऐसे में इसका जो है वो विधिक प्रश्न जवाब दिया जाए। ST के लिए 32% का, 13% OBC का और 9% ST के लिए, 32 SC और 13% OBC यानी कि और जो 27% है OBC का जो आरक्षण है लागू करने से 72% हो जाएगा। क्या इस आरक्षण को लागू करने से शासन की दक्षता का ध्यान रखा गया है, इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया हो तो उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए। और उसके साथ ही ये भी पूछा है 10वां जो बिंदु राजभवन ने पूछा है वो ये है कि जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के आरक्षण के प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। क्या इन सभी राज्यों में दरअसल यही सारे सवाल है, इसी वजह से हमने कहा कि ये पेच अब बड़ा हो गया है। ममता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बने रहें। आगे भी कुछ और अहम खबरों को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे। इधर दिल्ली में छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों की संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद मोहन मंडावी, संतोष पांडे, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। इससे पहले राज्य के प्रभारी ओम माथुर के साथ एक बैठक हुई थी। कांकेर सांसद मोहन मंडावी के आवास पर यह बैठक हुई थी। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई है। केंद्र की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई है और सरकार को घेरने पर चर्चा हुई है। दिल्ली से सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक, और यही सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पॉइंट है। क्या कुछ इस बैठक का अपडेट अशरफ? देखिए ललित, ये एक बहुत बड़ा मतलब राज्य के लिए और कांग्रेस छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए एक ये बड़ा बैठक रही है। और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे काम करना है, किन मुद्दों को लेकर जाना, तो इसकी पूरी एक कार्य योजना बनाई गई है और उसको अमली जामा कैसे बनाया जाना इस पर भी चर्चा की गई। संघ के जितने बड़े नेता हैं और तकरीबन छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए वो सब इस बैठक में मौजूद थे और आगे की रणनीति चर्चा की गई है। विधानसभा चुनाव के लिए सांसद हैं तो सांसदों से पूछा गया है कि आपके क्षेत्र में कैसे काम करना है, जनता कैसे चाहती है, क्या उनकी दिक्कतें हैं, और राज्य सरकार ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कितना अमल किया, किन किन वादों को वो पूरा नहीं कर पाए, इन सब पर चर्चा की गई है। और इसी तरह की एक चर्चा परसों भी जो राज्य के प्रभारी हैं भाजपा के ओम माथुर, उन्होंने भी बैठक ली थी। हालांकि उनकी बैठक का जो उद्देश्य था वो सांसदों से परिचय बैठक का था, लेकिन इस बैठक में भी चर्चा आगामी विधानसभा चुनाव की हुई है। तैयारियों को की गई है कि कैसे हमने आगे बढ़ना है, जनता के बीच में कैसे जाना है और किस रणनीति के तहत। मुख्य रूप से यही हुआ है तय कि जो सरकार की खामियां हैं, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, उनको जनता के बीच में रख के एक्सपोज करना है। साथ ही केंद्र सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं जिससे आम आदमियों को सीधा फायदा हो रहा है, उसके बारे में लोगों को बताना है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ममता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में, संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक, और इस बैठक की आक्रामकता अब सड़कों पर नजर आएगी, क्या ये माना जाए ममता?
देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार हमने जिस तरह से हमने देखा कि लगातार मोहन भागवत आ रहे थे। पहले यहाँ पर रायपुर में शिविर लिया, उसके बाद में वो सरगुजा भी गए हुए थे और जाहिर तौर पर साफ तौर पर और जेपी नड्डा जो है वो भी यहाँ पर आए हुए थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो लगातार संघ के और बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनकी लगातार बैठकें हो रही हैं, शिविर चल रहे हैं और कोशिश यही है कि मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ को कैसे साधा जाए। खासतौर पर अगर हम बात करें तो भानु प्रतापपुर का जो उपचुनाव था वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए साख का सवाल बना हुआ था और उसके पहले भी लगातार बैठकें हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। और जाहिर तौर पर अब महज 1 साल से भी कम समय जो है विधानसभा चुनाव के लिए बचा हुआ है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक के लगातार बैठकें की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है। ये जो बैठक है उसके बाद भी ये माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष के तौर पर कैसे बीजेपी सड़क पर उतरे और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिससे राज्य सरकार को घेरा जा सकता है। लगातार अगर हम बात करें तो जब इस तरह की बैठकें होती है, शिविर होते हैं, तो उसमें एक तो यह है कि सड़क पर कैसा उतरा जाए, दूसरी ये है कि डोर टू डोर कैसे पहुंचा जाए, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके जरिए लोगों के जो इमोशंस हैं उसको अपनी उसको जो है वो बीजेपी की तरफ किए जा सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो आम लोगों को सीधे जो है वो टच करती है। और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो पलटवार करती रही है कि वो आरोप लगाती रही है बीजेपी को कि बीजेपी जो है और संघ मिलकर के पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम करते हैं और वही कोशिश छत्तीसगढ़ में करने की कोशिश रही है और इसी के लिए लगातार बैठकें की जाए। बहरहाल ये आरोप है दोनों ही पार्टियों के एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ये जरूर है कि लगातार जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो 2 मुद्दों पर जरूर चर्चा होती है। एक तो कैसे जो है सड़क पर उतर को सरकार को घेरा जाए और दूसरा कैसे लोगों के घरों तक के पहुंच के उन इश्यूज को पहुंचाया जाए जो इमोशनली लोगों को जो है वो बीजेपी के फेवर में कर सकते हैं। जी धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। इधर न्यायधानी बिलासपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। कल शहर में सरेआम प्रॉपर्टी डीलर संजू त्रिपाठी को गोलियों से भून दिया गया और आज अति सुरक्षित माने जाने वाले सेंट्रल जेल के बाहर 3 अपराधी तलवार लहराते नजर आए। इन अपराधियों ने तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। दुस्साहस देखिए इनका। 2 तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से बिलासपुर पुलिस को खुली चुनौती बदमाशों की तरफ से दी जा रही है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के कई घंटे बीत जाने के बाद भी जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, वो पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। तलवार लहराने के मामले में जरूर कार्रवाई हुई है, 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और बिलासपुर में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड पर सियासत भी तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही। प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में कांग्रेस के नेता संजीव त्रिपाठी की जघन्य हत्या की गई है गोली मारकर। ये इस बात का संकेत है कि पूरे छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हुए हैं। छत्तीसगढ़ में गैंगवार चल रहा है, अपराधी नित नए अपराध को अंजाम दे रहे हैं और वो पुलिस और प्रशासन की पकड़ से बाहर है। हमारी मांग है छत्तीसगढ़ की सरकार से कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी। तो दोनों ही जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि बिलासपुर की न्यायधानी की और मामला जो लगातार सुर्खियां बना हुआ है वो है बिलासपुर में हुआ हत्याकांड। अभी तक पुलिस के पास कोई पुख्ता जानकारी इससे जुड़ी नहीं है। बिलासपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई थी, ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या की गई है। और सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, 2 मामले जो बिलासपुर की कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं, न्यायधानी भी कह सकते हैं, न्यायधानी पर सीधी चुनौती बदमाशों की तरफ से। सेंट्रल जेल के बाहर तलवार लहराई जा रही है। त्रिपाठी के हत्याकांड में अब तक कानून के लंबे हाथ में कुछ आया नहीं है। जी विनोद। देखिए ललित, सबसे खास बात यह है कि कानून के लंबे हाथ महज दिखावे के लिए हैं, ऐसा जान पड़ता है और खौफ कहीं पर है नहीं। अगर ऐसा होता तो खासतौर पर जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र है उससे महज चंद कदमों की दूरी पर सेंट्रल जेल है और वहां पर खुलेआम दिन दहाड़े 3 शख्स जो है तलवार लहराते हैं, चुनौती देते हैं कानून को, तो सीधे से समझ में आता है कि पुलिस का कोई डर नहीं है।
वहीं दिन दहाड़े 4:15 बजे कल जिस तरह की सकरी बाईपास पर घटना होती है और अभी तक पुलिस हवा में हाथ पैर मार रही है, केवल परिजनों को उठाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, उससे साफ है कि पुलिस के हाथ ऐसे कोई सुराग नहीं लगे हैं जिससे अपराधी पकड़े जा सकें। और एक के बाद एक न्यायधानी पूरी तरह से अशांत हो चुकी है। कहीं पर चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं, कहीं ब्लेड चलाए जाते हैं, कहीं तलवार लहराई जाती है और कहीं पर गोलियां चलती हैं। इससे साफ है कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था जो है वो चौपट हो चुकी है। जब मीडिया का हल्ला होता है तब जरूर दिखाने के लिए विज्ञप्ति वीर बनकर के पुलिस जो है सोशल मीडिया पर वायरल करती है, चेकिंग अभियान चलाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसे साफ तौर पर समझ में आता है। 16 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। संजू त्रिपाठी के जो हत्यारे हैं वो कौन लोग हैं, कहां से भाग गए? अभी केवल और केवल पुलिस के पास एक जो सूत्र हाथ लगा है कि टोल प्लाजा के पास में एक नीले रंग की कार देखी गई है जिसमें 4 लोग सवार थे। अभी केवल इतना ही हाथ लगा है। परिजनों से पूछताछ में कोई खास जानकारी पुलिस के पास नहीं आई है और सीधे तौर पर इस शक के मामले में जो संजू त्रिपाठी का छोटा भाई है कपिल त्रिपाठी वो दायरे में है और उसका फोन स्विच ऑफ है लगातार घटना के बाद से। तो पुलिस मान करके चल रही कि कहीं ना कहीं संजू त्रिपाठी का जो छोटा भाई है उसके विवाद की वजह बन सकती है गोलीकांड। लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता तब तक ये सारी चीजें हवा में ही तैरती रहेंगी। और कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। दिन दहाड़े हर दिन घटनाएं जो हैं वो राजधानी जो है लाल होती है, न्यायधानी लाल होती है, लेकिन उस पर देखरेख करने वाले जो हैं केवल पलीता लगा करके चलता बनते हैं। और कुल मिलाकर कानून व्यवस्था अगर बात करें ललित तो न्यायधानी में पूरी तरह से चौपट हो गई है। अपराधियों का राज कायम है और उससे जाहिर है कि जो आम लोग हैं उनमें दहशतगर्दी फैल रही है। जी चलिए, धन्यवाद विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनोद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब दुर्ग से बड़ी खबर। दुर्ग नगर निगम के 6 वार्डों में आज से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। अमृत मिशन के तहत इंटर कनेक्शन का काम होना है। वार्ड 45 में नए पानी की टंकी से कनेक्शन किया जाना है। दावा अभी जो निगम की तरफ से किया गया है कि 2 दिन में काम पूरा कर लिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि जिन वार्डों में पानी की सप्लाई बाधित होगी वहां पर टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई होगी। पर दरअसल निगम का जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट? 2 दिन का दावा किया गया है और जो प्रभावित इलाके हैं वहां टैंकर से पानी की सप्लाई की बात कही जा रही है। मिथिलेश, देखिए ललित, बताना चाहूंगा कि पदनापुर जो जोन क्षेत्र है वहां पर इंटर कनेक्शन का कार्य किया जाएगा। उसकी जो अमृत मिशन के तहत में पानी की टंकी बनाई गई है, पुरानी टंकी से नए टंकी में कनेक्शन ये किया जाएगा। 2 दिन का समय लगेगा। इस वजह से नगर निगम दुर्ग के करीब 6 वार्ड इसमें प्रभावित होंगे। वार्ड क्रमांक 41 से लेकर वार्ड क्रमांक 46 तक ये वार्ड ऐसे हैं जो काफी घनी बस्तियों और पॉश कॉलोनियों में गिने जाते हैं। वहां पर पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। नगर निगम ने प्रति हर बार की तरह इस बार भी ये दावा किया है कि 2 दिनों तक जो पानी की सप्लाई होगी प्रभावित वाले क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। लोगों से भी अपील की गई है कि वे पानी को सुरक्षित रखें। लेकिन सवाल यही उठता है ललित की इसके पहले भी कई दावे किए गए हैं। बार बार इंटर कनेक्शन का कार्य किया जाता है, अमृत मिशन के तहत कार्य किया जाता है, कहीं पानी की पाइपलाइन फूट जाती है और बार बार एक ही दावा किया जाता है कि हम टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई करेंगे। लेकिन जो पिछला इतिहास देखा जाए तो नगर निगम ने जो दावे किए हैं वो फेल ही रहे हैं। ऐसे में 2 दिनों तक लोगों को पानी की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो निगम ने दावा जरूर किया है, लेकिन ये धरातल में कितना उतरता है ये देखने वाली बात होगी। ललित, चलिए, धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो पानी की व्यवस्थाएं बाधित रहेंगी। अगली खबर, रायपुर के सड्डू में मासूम बच्ची की हत्या के मामले में एसएसपी ने जांच टीम बनाई है। ग्रामीण एएसपी को नेतृत्व दिया गया। 8 सदस्यीय ये टीम है। जांच होगी। 7 दिसंबर को बच्ची गायब हुई थी। 14 तारीख को उसकी लाश मिली। लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोग दहशत में हैं। पुलिस इस मामले में लगातार बच्ची के पिता और संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है। अंबिकापुर के चिरंगा खाल पारा में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक जादू टोने के शक में बुजुर्ग महिला की हत्या की गई। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जादू टोने के शक में आरोपी सीमन
का पहले भी इस महिला से विवाद था और बुधवार को उसने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या की। जांजगीर चांपा में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। शराब माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। 4 अलग अलग थाना इलाकों में कार्रवाई के दौरान 13,220 किलो महुआ लहान और 292 लीटर शराब जब्त की गई है। शराब बनाने और बेचने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। जांजगीर चांपा का ये पूरा मामला है, हम लगातार आपको बता रहे हैं। और शराब जब्त की गई है। शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला महुआ लहान ये भी जब्त किया गया है। 13,220 किलो महुआ लहान, 292 लीटर शराब जब्त की गई है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 4 अलग अलग थाना क्षेत्र में पूरी कार्रवाई हुई है। पुलिस की कार्रवाई तब से और ज्यादा आक्रामक हुई है जब इससे पहले एक बार अवैध शराब के ठिकाने पर दबिश देने के दौरान पुलिस के एक अधिकारी और अमले पर हमला हुआ था। पुलिस का एक अधिकारी इसमें जख्मी भी हुआ था। बड़ी खबर अंबिकापुर से, एसडीएम प्रदीप साहू पर 6 लाख का जुर्माना। स्थानीय लोक अदालत ने यह जुर्माना लगाया है। कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। मृगेंद्र सिंहदेव नाम के शख्स ने लोक अदालत में गुहार लगाई थी। इसके बाद लोक अदालत ने फैसला सुनाते हुए यह जुर्माना लगाया। 30 दिन के भीतर 6 लाख देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो 12% की दर से ब्याज भी देना होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।